लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई आज का। लेट्स स्टार्ट कैप 6 लेक्चर 52। अच्छा यार, कल हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 के बारे में, तो इसमें हमने यहां तक कर लिया था आर्टिकल 83 तक कर लिया था। ओवरऑल हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 78 में देखें, आर्टिकल 78 इसमें हमने पढ़ा था कि एफसीएफ और पीएफ दो बास्केट्स हैं। 79 में हमने उनकी कस्टडी पढ़ी थी कल, और फिर उसके बाद हमने एनुअल बजट स्टेटमेंट पढ़ी थी। उसमें पढ़ा था कि रिसीट्स भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं। एक्सपेंसेस दो किस्म के पढ़े थे, एक सड़कों वाले और एक आर्टिकल 81 वाले। उसके बाद हमने प्रोसीजर पढ़ा था इसका, और इन द एंड हमने जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साइन वाली बात पढ़ी थी। तो ये सेक्शंस की ना हेडिंग्स, बल्कि ये आर्टिकल्स कहते हैं, इसको हेडिंग्स अच्छी तरह देख लीजिएगा। अच्छा यार, मैं ना आज किसी वजह से वो रिकॉर्डिंग अभी करा नहीं पाया, तो मैं अपना आज के दिन के लिए सिर्फ मादरत के साथ लास्ट टाइम वाली एक रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अब आपने ना उस रिकॉर्डिंग को देखना है। तो मैं यहाँ पे रिज्यूम कर रहा हूँ, और लास्ट सेशन में चैप्टर 2 तो सेम है, नोट्स भी सेम है, आपके पेज नंबर भी सेम है बुक के, वो तो कोई इशू नहीं। तो लास्ट टाइम जो मैंने रिकॉर्डिंग्स कराई थी ना, उसमें से एक क्लिप शेयर कर रहा हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा, जाहिर बात है, पहले सर्दियों का मौसम था, कोट पहना होगा, तो आइडिया हो जाएगा ये लास्ट टाइम वाला लेक्चर है। तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी आर्टिकल 84 से लेके और आर्टिकल 88 फाइनेंस कमेटी यहाँ तक आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। चलें जी, नॉर्मल तरीके से वीडियो रिज्यूम करें। Okay, let's start. Supplementary and excess grants. Supplementary and excess grants. अच्छा भाई, अब एक सवाल अराइज होगा, उर्दू में सवाल है, अगर किसी सर्विस के लिए पैसे कम पड़ जाएं या न्यू सर्विस के लिए पैसा चाहिए दौरान साल, तो क्या करें? हुकूमत ने बजट वगैरह बना दिया, साल के दौरान जंग छिड़ गई, कोई और मसला हो गया, मसला पड़ गया, अगर किसी सर्विस के लिए और पैसे चाहिए, या कोई हमने जो है वो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग अपनी बेहतर करनी थी, कोई क्रिकेट मैच कराने पड़ गए, कुछ करना पड़ गया, तो इस सारे में कोरोना आ गया, कोई और चीजें इक्विपमेंट मंगवाना पड़ गया बाहर के मुल्क से, अब हमें क्या करें यार? अब ऐसी सूरत में क्या करें? तो कोई नहीं, सारी बात वही रेपिटेशन है। अब बड़े आपने शौक से पढ़नी है, रेपिटेशन है। इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर इट इज फाउंड that authorized expense for a service is insufficient, अस्पतालों के लिए जो खर्चे हमने मुख्तस किए थे वो कम पड़ गए, authorized expense is insufficient, और expense for new service is required, यह जंग शुरू हो गई है, which is not included in annual budget statement, or the amount spent on any service exceed the amount granted, या अस्पतालों वालों ने इतने खर्चे कर दिए जो उन्हें ग्रांट किए गए थे उससे भी ज्यादा खर्चे कर दिए। तो क्या करें? अगेन फेडरल गवर्नमेंट ले बिफोर द नेशनल असेंबली, एक बजट ले बिफोर कर दे, उस बजट का नाम सप्लीमेंट्री होगा। द फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज एक्सपेंसेस फ्रॉम एफसीएफ, फेडरल गवर्नमेंट एफसीएफ की बास्केट पे हाथ डाले। फॉर दिस फेडरल गवर्नमेंट शेल ले बिफोर द नेशनल असेंबली सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट। ओके, आगे वोट्स ऑन अकाउंट एंड 85 एंड 86। अच्छा जी, 85 क्या है यार? 85 है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं, और 86 है नेशनल असेंबली ही नहीं। 85 है शायद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं, और 86 है कि नेशनल असेंबली ही नहीं। तो भाई ऐसी सूरत के अंदर वो सारा पिछले वाला प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन, साइन वगैरह, वो किससे करवाएं? प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान में नहीं, 85 ये सवाल पूछ रहे हैं, और 86 सवाल पूछ रहे हैं कि अगर असेंबली ही डिसॉल्व हो गई है, यानी नेशनल असेंबली है ही नहीं, मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया था, फिर क्या करें, किससे साइन करवाएं? तो ये ना 85 कॉन्टिन्यूएशन में है 83 की, 85 भी और 86 भी, ये कॉन्टिन्यूएशन में है 83 की। द नेशनल असेंबली, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो नेशनल असेंबली में किसी ना किसी को तो थोड़ी देर के लिए बना के गया होगा ना। तो नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस
फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर नॉट मोर देन 4 मंथ्स। 4 महीने तक तो शायद आ ही जाए प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं कहाँ गया हुआ, बीमार हो गया, कोई मसला हो गया। नेशनल असेंबली जो उस वक्त मौजूद है, नेशनल असेंबली में जो भी वहां वो प्राइम मिनिस्टर आर्जी तौर पे जो भी अरेंजमेंट करके गया है, नेशनल असेंबली कैन मेक चंदा, कैन मेक ग्रांट को मेक चंदा लिखे, मेक चंदा, नेशनल असेंबली कैन मेक चंदा फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस for a part of financial year not more than 4 months if authentication of schedule is pending. Why authentication of schedule is pending? It is pending due to शायद PM पाकिस्तान में नहीं है। नेक्स्ट, आप जारी रखो रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट, पावर टू ऑथराइज एक्सपेंसेस व्हेन असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। अगर नेशनल असेंबली ही नहीं है तो क्या करें? खर्चे, ये सारा जुबानी आज चैप्टर मैंने आपको याद कराया, आपने यहीं बैठे बैठे याद कर लेने, इसी सीटिंग में, उठना भी नहीं। इफ, हाँ अजान हो जाए तो उठ जाए। इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, आर्टिकल 86। इफ अब भाई नेशनल असेंबली ही नहीं तो नेशनल असेंबली नहीं तो साइन कहां के? अब नेशनल असेंबली नहीं तो फिर साइन कहां के, किससे साइन कराएं? फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज, फेडरल गवर्नमेंट से मुराद होते हैं, वैसे पाकिस्तान में फौज वगैरह या सदर वगैरह हुकूमत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से मुराद फौज या सदर होंगे जो भी। द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज एक्सपेंसेस फ्रॉम FCF। फेडरल गवर्नमेंट से मुराद जो जिसके हाथ में है, सदर, फौज, जो भी लिख लें आप। द सदर फौज में ऑथराइज एक्सपेंसेस फ्रॉम FCF फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 4 मंथ्स। 4 महीने से ज्यादा के लिए आपने जो है वो साइन नहीं करने। ऐसा करना क्यों पड़े? If the authentication of the schedule is pending, क्योंकि authentication of schedule is pending। If ये वाली लाइन ना वैसे पहले होनी चाहिए थी। If the authentication of schedule is pending वाली लाइन अगर पहले लग जाए फिक्रे के दोनों के 85-86 में, तो बड़ा आसान फिक्रा बन जाए। If the authentication of schedule is pending, the National Assembly and National Assembly is dissolved, the federal government may authorize expenses। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ऑथराइज कर दे एक्सपेंसेस को। अच्छा, 85 में वोट्स ऑन अकाउंट्स लिखा हुआ है और 86 में लिखा हुआ है पावर टू ऑथराइज एक्सपेंसेस व्हेन नेशनल असेंबली डिसॉल्व्ड। वोट्स ऑन अकाउंट्स उसने इसलिए लिखा हुआ है कि असल में जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं होता तो फिर पीछे जो लोग होते हैं वो वोटिंग करके डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है। और पावर टू ऑथराइज एक्सपेंसेस व्हेन नेशनल असेंबली डिसॉल्व्ड, फिर तो है ही नहीं नेशनल असेंबली, फिर नेशनल असेंबली में भी कहाँ की वोटिंग होनी है। ओके जी, ये आखिरी 1-2 आसान बातें हैं, इनको देख लें, खुद पढ़ लीजिएगा। या सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा, मजलिस शूरा के दफातर। ईच हाउस शेल हैव सेपरेट दफ्तर। आपको पता है नेशनल असेंबली का दफ्तर अलग है पाकिस्तान में और सेनेट का दफ्तर अलग है। सेनेट और नेशनल असेंबली, ईच हाउस से मुराद ये है, इनके दफ्तर अलग अलग हैं। However, posts common to both houses can be awarded। आगे लिख लें, एक इंजीनियर को ऑनलाइन नौकरी दोनों जगह दी जा सकती है कि सॉफ्टवेयर एक ही इंजीनियर मेंटेन करे इनका, जो नेशनल असेंबली और सेनेट में चले। तो पोस्ट होते हैं नौकरियां, मैंने लिखा हुआ पर। हाउएवर, नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी अवॉर्डेड। ओके, मजलिस शूरा में रेगुलेट रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट लिख लें, इंजीनियर्स हायर करने पड़ते हैं, स्टाफ मेंबर्स हायर करने पड़ते हैं, कोई कंसल्टेंट हायर करने पड़ते हैं, आपको इतने बड़े निज़ाम चलाने हैं। तो उसके लिए अगर कुछ नौकरियां, मैंने 2 और 3 की हेडिंग दे दी हुई है, नौकरियां कौन देगा, यानी नौकरियां MNS MPS की बात नहीं हो रही, वो तो आपको पता है इलेक्शन होते हैं। नौकरियां से मुराद वहां जो स्टाफ है उसकी बात हो रही है। मजलिस शूरा में रेगुलेट हायरिंग ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस। तो पार्लियामेंट खुद डिसाइड कर लेगी कि स्टाफ की हायरिंग कैसे होनी है, क्वालिफिकेशन क्या होंगी, ये और वो। असल में मजलिस शूरा ने क्या हायर करना है, वो असल में स्पीकर और चेयरमैन वहां डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, स्पीकर आपने ऊपर पढ़ा है ना, ये देखें, स्पीकर जो है वो नेशनल असेंबली के केस में होता है और जो चेयरमैन है वो सेनेट के केस में होता है। तो असल में स्पीकर चेयरमैन बैठ के खुद ही लोगों को नौकरियां दे देते हैं। द स्पीकर और चेयरमैन में विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू सेक्रेटेरियल स्टाफ। मे मेक रूल्स
रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब यहां पर हायरिंग लिख लें, जरा समझ आ जाएगी, हायरिंग। The speaker or chairman may, with the approval of president, make rules regulating the hiring of persons appointed to the secretarial staff of both houses. जो secretarial staff of both houses है उनकी रिक्रूटमेंट के रूल्स स्पीकर और चेयरमैन बता देंगे। पॉइंट 2 कह रहा था मजलिस शूरा बताएगी, 3 ने कहा नहीं स्पीकर चेयरमैन बताएंगे। 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, इन दोनों बातों में कोई इतना इख्तलाफ नहीं है। और आखिरी बात, दोनों के खर्चे जैसे बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह, तनख्वाहें के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही थी, ऊपर डिस्कशन हो रही थी हायरिंग की। दोनों के खर्चे जैसे बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह, इनका क्या करें? तो द एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट, बिजली के बिल वगैरह, शेल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट, शेल बी कंट्रोल्ड बाय पीसीबी नहीं, शेल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट ऑन द एडवाइस ऑफ फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी में वही बैठे होते हैं वो जो ऊपर मैंने जिक्र किए हैं, आ जाके उन्हीं को पावर्स हैं सारी। द फाइनेंस कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर और चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हमारे आजकल क्या नाम है इनका, हाँ, एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट, अदर मेंबर्स छोड़े। द फाइनेंस कमेटी मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर, अपना प्रोसीजर के लिए कोई रूल बना लेगी। तो ये पॉइंट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, यानी कमेटी कैसे बनेगी, फाइनेंस कमेटी। क्विक रिवीजन ऑफ दिस पेज प्लीज, ताकि आपको पता चले आप कहां खड़े हैं। सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स, दौराने साल किसी नई सर्विस के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए या पहले से जो सर्विस चल रही है उसके लिए पैसा कम पड़ जाए, तो फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के सामने बजट रख देगी। नेक्स्ट, अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद ना हो तो नेशनल असेंबली साइन कर दे, अगर नेशनल असेंबली ही नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट जिसके हाथ में है वो साइन कर दे। अच्छा, 87 88 जो है ना, याद रख लें, 87 और 88 ये दोनों नेशनल असेंबली और सेनेट के बारे में बातें कर रहे हैं। 87 बातें कर रहा है नौकरियों की और 88 बातें कर रहा है खर्चों की। नोट करें जी, दोनों नेशनल असेंबली और सेनेट की बात कर रहे हैं, नोट करें। 87 बात करें नौकरियां कैसे देनी है और 88 बात करें खर्चे कैसे पूरे करने हैं। खर्चे जब पूरे मुश्किल से हो रहे हो तो फाइनेंस कमेटी बैठ जाए और डिसाइड करे। फाइनेंस कमेटी में वही बंदे हैं चेयरमैन और स्पीकर जिनका पहले जिक्र कर दिया। चेयरमैन और स्पीकर यहां नौकरियां देंगे और यहां चेयरमैन और स्पीकर जो है वो खर्चे संभालेंगे। पढ़ें दोबारा। ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट दफ्तर, नौकरियां दोनों के लिए कॉमन दी जा सकती हैं। मजलिस शूरा बताएगी हायरिंग कैसे होनी है, लेकिन असर में स्पीकर चेयरमैन ही बताते हैं। नेशनल असेंबली और सेनेट कंट्रोल करेंगे अपने खर्चों को खुद ही फाइनेंस कमेटी बना के। फाइनेंस कमेटी में कौन लोग होंगे, ये लोग होंगे, और फाइनेंस कमेटी अपना प्रोसीजर खुद बना लेगी। जी भाई, आर्टिकल 84 से लेके आर्टिकल 88 तक खत्म हुआ हमारा। अब यार ये जो पेज 10 है ना बुक का, ये जरा निकालें, पेज 10 बुक का। अच्छा, ये जो पेज 10 है ना बुक का, ये आपने देखना है मेरे भाई, ये जो पेज 8 है ना बुक का, पेज 8 खोल के रखें, पेज 8, जो पेज 8 है ना बुक का, उस पे हेडिंग है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। बल्कि ऐसा करें, एक और मैं हेडिंग दिखाता हूं आपको। पेज जो हमारा 8 है, इसके ऊपर आप अगर देखें तो हेडिंग आ रही है फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है हमने पेज 8 और 9 कर लिया है। अब हमें पेज 10 और 11 करने की जरूरत नहीं है। 10 और 11 में बड़ा खूबसूरत सा आपके सामने खोलने लगा हूं, आपकी बुक्स घर में मौजूद हैं, आपने खोला है। ये है प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। पेज 8 क्या है बोले?
पेज 8 बोले 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 क्या है? फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। पेज 10 खोले अपनी बुक का, बोले क्या है? प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। तो यार वो पेज 8 और 9 के ऊपर हमने पढ़ा है कि फेडरल यानी हुकूमत पाकिस्तान क्या करे। अब हम सूबों की हुकूमत की तरफ मूव करने लगे हैं। अब मुझे बिल्कुल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑब्वियसली सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। उधर यार आर्टिकल 78 है पेज नंबर 8 पे। आर्टिकल पेज 8 खोलें बुक का, साथ साथ देखें। आर्टिकल 78 है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। और इधर है, ये मैंने कभी भी नहीं पढ़ाया, ये सेम है क्योंकि लॉ में आई के अपने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है, सेम है। इधर है प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। अच्छा, जो अल्फाज डिफरेंट है ना वो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिए हैं। देखें जैसे पॉइंट 1 में ऑल रेवेन्यूज रिसीव लोन रेस्ड, कल हमने पढ़ा था बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये जो डिफरेंट चीज है ना वो मैंने देखें अंडरलाइन की हुई है बुक में। मैं हाईलाइट जो कर रहा हूँ वो नहीं, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन शेल फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। तो ये जरा देखें, मैं आपके सामने दोनों आर्टिकल खोल रहा हूँ। 78 का 102 और 118 का 102, दीज आर ऑल 100% सेम। इसी तरह आगे चले, 119 की हेडिंग कस्टडी है, लेकिन यहाँ पे प्रोविंशियल का लफ्ज यूज हो रहा है बार बार। प्रोविंशियल असेंबली, गवर्नर का लफ्ज यूज हो रहा है प्रेसिडेंट की जगह। क्लियर? ओके। अच्छा, आगे चलें। उसी तरह एनुअल बजट स्टेटमेंट है, उधर भी थी पेज 8 पे। इधर देखें पेज 10 पे भी उसी तरह एनुअल बजट स्टेटमेंट, ये हेडिंग सब उसी तरह है। अच्छा, इधर आए पेज, ये जो आर्टिकल 81 है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन, वो जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह की तनख्वाहें। तो इधर ना गवर्नर की तनख्वाह है, तो प्रेसिडेंट की जो तनख्वाह थी उसकी जगह गवर्नर की तनख्वाह है। और बाकी इधर ना पॉइंट्स थोड़े कम है। डेट चार्जेस वगैरह तो हैं उसी तरह कल की क्लास की तरह, लेकिन इधर पॉइंट्स थोड़े से कम है। तो ये हो गया मोहतरम। आगे चलें, सारा सेम है यार। आर्टिकल 82 सेम है, 83 सेम है। अब मैं क्या एक एक करके डिस्कस करूं। इधर आए, आर्टिकल 122 है, फिर 123 है, जहां ऑथेंटिकेशन प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करनी, चीफ मिनिस्टर ने करनी है। वो जो बजट पे साइन नहीं करने होते एक्सपेंसेस वाली डिटेल पे, ये वो है। और फिर वो जो अभी अभी हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट इधर 84 है पेज 9 पे, और पेज नंबर 11 पे सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। इसके बाद उसी तरह वोट्स ऑन अकाउंट्स इधर भी है, और देखें इधर भी है वोट्स ऑन अकाउंट्स। फिर उसी तरह पावर टू ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड डिसॉल्व, पावर टू ऑथोराइज एक्सपेंडिचर 86 भी वही है और 126 भी वही है। यहाँ यार थोड़ा सा एक फर्क है, ये समझ लेना। ये जो अभी अभी मैंने आपसे बात की थी 85 में देखो 4 महीने हैं और 86 में भी 4 महीने हैं, लेकिन इधर आओ, इधर 125 में 3 महीने हैं, इधर 4 महीने हैं। इधर देखो 4 महीने हैं 126 में, लेकिन 125 में ये 3 महीने हैं। ये जरा देखना, मैं बार बार इसको सर्कल लगा रहा हूं, 3 मंथ्स। ये जरा डिफरेंट है, इसको देख लेना। बस ये एक छोटा सा मुझे फर्क नजर आया था सारे सफों में, मेन फर्क। अच्छा यार, इन द एंड उसने एक समरी दी है 127 में। इस समरी को मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। कहते हैं असल में ये जो आपने पढ़े हैं ना पेज 8 और 9 और 10 और 11 सेम है। पेज 8 9 का एक सेट है, 10 11 का दूसरा सेट है। अब पेज 8 9 और पेज 10 11 इनके अंदर क्या मोटे मोटे फर्क है। पेज 8 9 पे लफ्ज यूज हो रहा है मजलिस शूरा, 10 11 पे यूज हो रहा है प्रोविंशियल असेंबली। पेज 8 9 पे लफ्ज यूज होता है प्रेसिडेंट, 10 11 पे यूज हो रहा है गवर्नर। पेज 8 9 पे लफ्ज यूज हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट, 8 9 पे 10 11 पे यूज हो रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पेज 8 9 पे यूज हो रहा है प्राइम मिनिस्टर, पेज 10 11 पे यूज हो रहा है चीफ मिनिस्टर, वजीर आला, चीफ मिनिस्टर। पेज 8 9 पे लफ्ज यूज हो रहा है नेशनल असेंबली, 10 11 पे यूज हो रहा है प्रोविंशियल असेंबली, एंड ऑल इज सेम। तो इसलिए ये तो मैं कभी भी नहीं पढ़ाता, तो ये देख लीजिएगा। पेपर में वैसे प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स का कभी सवाल उसने पूछा नहीं। बहरहाल यार, इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ सिलेबस। अच्छा यार, अब नॉर्मल तरीके से मैं उसी तरह लास्ट टाइम वाली वीडियो रिज्यूम करने लगा हूँ। अब मैं आगे आपको अब पढ़ाने लगा हूँ मोहतरम ये
ये बड़ी मेन चीज़ है अब हमारी। ये जो कल के मैंने नोट्स आपसे अपलोड किए हैं ना, शेयर किए हुए हैं, ये वही वाले नोट्स हैं, वही वाले नोट्स कल जो मैंने अपलोड करके दिए थे, उन्हीं में आप आके देखें। ये मैंने पेज इस तरह अटैच किया हुआ है। तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ने लगे हैं। ये आपकी किताब का पेज 11 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अब मैं करने लगा हूँ नॉर्मल तरीके से वीडियो रिज्यूम, जिसमें हम ये वाला सफ़ा भी पढ़ेंगे और अगले सफ़े भी पढ़ेंगे। अच्छा, ये चैप्टर अब ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसे ही मैं ये ओवर करूँगा। तो ये चैप्टर आज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद इसके हम पास्ट पेपर कर लेंगे। तो ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। अब नॉर्मल तरीके से आप लास्ट टाइम वाली वीडियो रिज्यूम करता हूँ मैं। तो अब हम शुरू करने लगे मोहतरम, कहाँ से? पेज 11, लेकिन वही जो कल आपको मैंने नोट्स अटैच करके दिए थे, ताकि बल्कि ऐसा करें वीडियो पॉज करके बेशक, ये जो कल वाले मैंने नोट्स अटैच किए हैं ना, पेज 11 और पेज 12 और पेज 13 पे ये जो उर्दू शुर्दू लिखी हुई है वो आप नोट कर लें। लेकिन अगर समझ ना आए बाद में तो फिर वो भाई मैं क्लास के दौरान ना इसको सही भी कराता रहूँगा। अच्छा, अभी वीडियो तो रिज्यूम होने लगी है, लेकिन होमवर्क में सुन लें यार, क्या करना है आपने। होमवर्क में ना आपने चैप्टर 19 का, कल मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह उसे, चैप्टर 19 का क्वेश्चन नंबर 11 करके आना है। इसमें बस पॉइंट डी जो है ना, ये आप इग्नोर कर दीजिएगा। पॉइंट डी इग्नोर कर दीजिएगा और बाकी सारा आपको समझ आ जाएगा। और पॉइंट डी का सवाल पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। यार वैसे हो ना जाए कहीं इम्पैक्ट कोई, तो रहने दें, क्वेश्चन 11 रहने दें। आप ऐसा करें क्वेश्चन 10 करके आए कल। क्वेश्चन 10 ज़मीर अंसारी वाला, ये आपका होमवर्क है। ये इंशाल्लाह फिर मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन 10 कर रहे हैं चैप्टर 19 का। अब जी वीडियो रिज्यूम होने लगी है नॉर्मल तरीके से। अब ऐसा है कि हम डिस्कशन करने लगे हैं यहाँ से स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट? पेज नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, यानी हुकूमत और सूबों में पैसों के तकसीम के रूल। ओके, आज ही बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, लड़ाई का घर। कितना पैसा पाकिस्तान में करोड़ों अरबों पड़ा हुआ है और वो सूबों में कैसे तकसीम होगा, और फेडरल गवर्नमेंट का उसमें कितना हिस्सा होगा, ये सारी डिस्कशन आज हमने करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। हम फॉर्मली आ जाते हैं इन पेजेस के ऊपर। ये अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप वो जो 2-3 क्लास पहले नोट्स अटैच हुए हैं उनमें जाके देखें चैप्टर 2 के नोट्स। उसमें आपको ये पेज 11 मिलेगा। ये उर्दू वगैरह आपने नोट करनी है, कर लें, बेहतर है। और पेज 12 मिलेगा, इसकी उर्दू वगैरह नोट कर लें। और पेज 13 मिलेगा। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको 11, 12, 13 की उर्दू नोट करने पे, क्योंकि ये ज़रा काफ़ी कम है। 5 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं जी। आई एज्यूम कि आप हजरात ने 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके ये सारा नोट कर लिया होगा। 1-2 जगह अल्फाज में मसला आया होगा, वो मैं आपको भी साथ साथ इंशाल्लाह बता देता हूं। चलें जी। What we are talking about is a distribution of revenues between federation and provinces. सूबों और हुकूमत के दरमियान पैसे तकसीम करने के असूल। अच्छा भाई, सबसे पहले एक कमेटी बना लेते हैं जो सूबों और हुकूमत के दरमियान पैसे तकसीम करने का डिसाइड करेगी। उस कमेटी में हम रख लेते हैं एक तो इंजमामुल हक को, दूसरा वसीम अकरम को। लुटनी मची हुई। कमेटी में किसे होना चाहिए? नेशनल फाइनेंस कमीशन इस आर्टिकल की हेडिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन। Who may be the members of नेशनल फाइनेंस कमीशन? नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स कौन होने चाहिए? चलें जी, लेट्स स्टार्ट। द प्रेसिडेंट शैल एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years, हर 5 साल के वक्फे से प्रेसिडेंट एक बनाया करेगा नेशनल फाइनेंस कमीशन। इसमें कौन कौन हुआ करेगा? इसमें हमारे जो आजकल के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है ना फेडरल गवर्नमेंट के, वो होंगे। दूसरा, इसमें होंगे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, यानी पंजाब का अलग, सिंध का अलग। एंड सच पर्संस एज मे बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। ये तीसरी बात कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन लिखनी है।
तो पहली बात हो भी गई, इसको साथ ही याद भी कर लें, चैप्टर में आसानी है, साथ साथ बातें याद हो जाती हैं। प्रेसिडेंट बनाया करेगा एक कमेटी, कमेटी बना करेगी 5 साल से कम के लिए, यानी 5 साल तक वो काम करेगी। कमेटी के अंदर कौन होगा? असल में सूबों में पैसों की तकसीम होने लगी है ना, तो अक्लमंद बंदे बैठे होने चाहिए। उन अक्लमंद बंदों में पहला पाकिस्तान का सबसे अक्लमंद बंदा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बैठेगा, और फिर सूबों के मिनिस्टर बैठा करेंगे, बैठ के खड़े हो जाया करेंगे, बात खत्म होगी। ओके, अबे हमें क्यों बनाया है? हमारी ड्यूटीज क्या है? हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? इस सूबों में पैसे तकसीम करने हैं? नहीं नहीं नहीं, तफसील है, काफी तफसील है इसमें। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एनएफसी, ये एनएफसी की ड्यूटी होगी टू मेक सजेशंस, रिकमेंडेशंस का मतलब सजेशंस, टू मेक सजेशंस टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को सजेशंस दिया करेंगे। नंबर 1, इनका पहला काम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। ये बात मैंने उर्दू में लिखी भी है। हुकूमत, ये थोड़ा सा मिसिंग था, हुकूमत और सूबों के दरमियान कितने पैसे बांटे जाएं। हुकूमत से मुराद फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सूबों के दरमियान कितने पैसे बांटे जाएं, ये आपका सबसे पहला काम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। नेक्स्ट, अगला, ये में आपका मेन काम है, असल में ये मेन काम है बस। द मेकिंग ऑफ ग्रांट्स, ग्रांट्स होते हैं चंदा, इन एड, जरूरत के वक्त। मेकिंग ऑफ चंदा बाय फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, वो कहेगी चंदा परेशान ना हो, मैं तुम्हें चंदा दे देता हूं। तो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, चंदा मैं तुम्हें चंदा दे देता हूं, परेशान ना हो। पॉइंट सी, एक्सरसाइज बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बोरोइंग पावर्स। सर उर्दू में बता दें, उधार किस हद तक लिया जा सकता है। अमेरिका जाने से पहले वजीर आजम, इससे पहले के डोनाल्ड ट्रंप से मिले, वो भी चेंज होने वाला है, इससे पहले के डोनाल्ड ट्रंप से मिले वजीर आजम से मिलकर मशवरा करेगा कि हमारी बोरोइंग पावर क्या है, कितना लोन हम बोरो कर सकते हैं जो वापस भी कर सकें। एक्सरसाइज बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बोरोइंग पावर्स। सूबे वाले आमतौर पे बोरो नहीं करते, फेडरल गवर्नमेंट ही बोरो कर लेती है पैसे, फिर चंदा को चंदा दे देती है। एनी अदर फाइनेंस मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट। तो एनएफसी की ड्यूटी याद रखिएगा, सजेशंस देना है, प्लीज 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 याद रखिएगा, एनएफसी की ड्यूटी सजेशंस देना है। कितने सजेशन देना, जुबानी याद करो। सूबों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स, टैक्स जो आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अब्बू सैलरी अमंगस्ट अम्मी एंड बच्चे, अब्बू भूल ही जाते हैं, अब्बू के तो सारे पैसे देने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स, जो टैक्स आया हुआ है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस। दूसरा काम, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चंदा देगी, और तीसरा काम इनकी बोरोइंग पावर्स क्या होंगी। ओके, नेक्स्ट, टैक्स, अल्लाहु अकबर, ये की हो रहा है, टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट। ये असल में उसने ये लिखा हुआ है कि देखो किताब के पेज पे भी यही पॉइंट 3 ये तक लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 11 है किताब का। टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कौन कौन से टैक्स इकट्ठे करती है जो लोगों में बांटे जाने आ गए, क्योंकि इधर एक पॉइंट लिखा हुआ है ना, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, टैक्स बांटा जाने, तो टैक्स आएगा कहां से, टैक्स आएगा कहां से। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी आप इसे लिख सकते हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। हुकूमत कौन कौन से टैक्स इकट्ठे करती है, द टैक्सेस रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट आर एज फॉलोज। भी आपको सारे पता हैं, इनकम्स पे टैक्सेस होते हैं, कॉर्पोरेशंस कंपनीज के टैक्सेस होते हैं, सेल परचेज पे टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूम, ये सारे टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, कुछ भी हो सकता है। कॉटन के एक्सपोर्ट करने पे कोई टैक्सेस होते हैं, सच अदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, सच ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, सच अदर टैक्सेस एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, ये याद कर लीजिएगा।
लेकिन प्लीज इसकी हेडिंग क्या बनेगी? इसकी हेडिंग बनेगी टैक्सेस रेज्ड, इकट्ठा किया गया, सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस रेज्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ मजलिस शूरा। ये जब टैक्स इकट्ठा हो जाएगा तो देखें पॉइंट 3, ये जब टैक्स इकट्ठा हो जाएगा तो इसे कहा जाएगा टैक्स रिसीट्स इकट्ठी हो गई हैं। अब इन टैक्स रिसीट्स को बांटा जाना है। आप उम्मीद है ये साथ साथ इस तरह करते होंगे जिस तरह मैं कर रहा हूं। अब इन टैक्सेस को बांटा जाना है, वो बांटने का जिक्र मैंने यहां कर दिया। अच्छा जी, पुरानी बात तो बस यही थी। अब लॉ मेकर ने एक नई बात डाल दी हुई है 3A के नाम से। उसमें इसने ये बात डाल दी हुई है कि इस साल जो सूबे को पैसे दिए गए हैं वो पिछले साल से कम नहीं होने चाहिए, पिछले साल से ज्यादा होने चाहिए। ये बात उसने नहीं डाल दी है और बड़ी सिंपल सी बात है, ये लॉजिकल भी है शायद। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो सूबे को पैसे दिए जाते हैं ना, इसे कहते हैं पैसे अवॉर्ड करना, पैसे अवॉर्ड करना। तो ये एक लफ्ज आएगा अभी, इसको आप पढ़ लें। द शेयर ऑफ प्रोविंस इन ईच अवॉर्ड shall not be less than previous award, बल्कि previous year award लिख लें। previous year जो पैसे अवॉर्ड किए गए थे इस साल उससे ज्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। दोबारा पढ़ें। the share of provinces, सूबों का शेयर, in each suggestion, रिकमेंडेशन का मतलब है सजेशन, या इन ईच सजेशन या इन ईच अवार्ड, अवार्ड सजेशन के माने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। द शेयर ऑफ प्रोविंस इन ईच तोहफा शैल नॉट बी लेस देन प्रीवियस ईयर तोहफा। ओके, उर्दू में लिखा हुआ है सूबे को इस साल पिछले साल की निस्बत ज्यादा दिए जाएंगे पैसे। ये नीचे छोड़ें जो भी मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आगे आ जाए। आगे है जी पेज नंबर 12। ये 3B भी नई बात आई थी। इसमें क्या कह दिया, इसमें ना थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट लेके आए मॉनिटरिंग का, कि साल में ना 2 दफा ये चेक कर लिया जाए कि जो सूबों को पैसे दिए गए हैं वो उनको दे भी दिए गए हैं या कहा गया था दिए जाएंगे, बाद में दिए नहीं गए। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लाए 3B में, वरना पुरानी बातें वही हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं कि ड्यूटीज उनकी 4 ही हैं। ड्यूटीज तो हैं भी नहीं, ये एक जनरल गाइडेंस है। द फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, वही जो ऊपर वाला बंदा है, एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स शेल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड बाई एनुअली। बाई एनुअली देखेंगे वो जो अवार्ड पैसे किए गए थे वो इम्प्लीमेंट भी हुआ या नहीं। And lay their reports before both houses of Majlis Shura and provincial assemblies. Both houses of Majlis Shura होता है पार्लियामेंट, वो नेशनल असेंबली और सेनेट, और प्रोविंशियल असेंबलीज के सामने भी अपनी रिपोर्ट ले करेंगे कि जैसे पैसे कहे गए थे वैसे ही दे दिए गए। अच्छा, असल में ना 2 के बाद, यानी हम 2 के साथ लिख सकते हैं, 2 के फौरन बाद आपको पढ़ना चाहिए 4। 2 के फौरन बाद 4 पढ़ना चाहिए। क्यों? 2 में क्या लिखा हुआ था? ड्यूटीज ऑफ एनएफसी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एनएफसी टू मेक सजेशन टू प्रेसिडेंट। ये एनएफसी की ड्यूटी थी टू मेक सजेशन टू प्रेसिडेंट। अब असल में 2 के फौरन बाद मैं 4 पढ़ता हूं। अब प्रेसिडेंट को सजेशन दे दी है, अब प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास कर देना है सूबों में पैसों की तकसीम का। अब बस प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास कर देना है जैसे कि उन्होंने सजेशंस दिए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ एनएफसी, ऊपर लिख लें यहां पे, गिवन इन सबसेक्शन 2, गिवन इन पॉइंट 2, ऑन द बेसिस ऑफ सजेशंस ऑफ एनएफसी गिवन इन पॉइंट 2, प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट शैल स्पेसिफाई द शेयर, कितना हिस्सा जाना है, ऑफ टैक्स रिसीट्स, जो टैक्स इकट्ठा हुआ है, which is to be allocated to each province। टैक्स जो इकट्ठा हुआ है वो कितना किस सूबे को जाना है, and that share shall be paid to government of the province concerned। और ये जो टैक्स है ये सूबे की गवर्नमेंट को दिया जाएगा डायरेक्टली, बीच में कोई मिडल मैन नहीं डाला जाएगा। ये नहीं होगा कि एमएनएस एमपीएस को दिया जाएगा वो फिर आगे बांटेंगे। and the share shall be paid to the government of province concerned
एंड पैसे देके वापस नहीं मांगने, एंड शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एफसीएफ, आगे लिखें अगेन, एंड शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एफसीएफ अगेन, और ये पैसे एफसीएफ बास्केट में दोबारा नहीं डाले जा सकते। लेट्स रिवाइज इट। प्रेसिडेंट का ऑर्डर लफ्ज आ गया पेपर में 3-4 लाइनों का, तो आपने लिख के आना है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर में ये लिखा होगा कि सूबे को कितने पैसे दिए जाएंगे। प्रेसिडेंट के ऑर्डर में ये लिखा होगा कि गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसे देगी, द शेयर शेल बी, यहां डायरेक्टली लिख लें, शेयर शेल बी डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, यहां डायरेक्टली लिख लें, एंड शेयर शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एफसीएफ अगेन, एफसीएफ की बास्केट का पार्ट नहीं बनेगा शेयर दोबारा। ओके, ये भी पॉइंट 2 की कंटिन्यूएशन में है। पॉइंट 5, द रिकमेंडेशंस ऑफ एनएफसी, एनएफसी की सजेशन शेल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस। ये 5B 2 की कंटिन्यूएशन में है। अब आपको तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या बात की है। ये 5-2 की कंटिन्यूएशन में है। 5 में सजेशन दी जा रही थी 2 में, और 5 में कहा जा रहा था ये सजेशन जरा बोथ हाउसेस के सामने आपने पेश करनी है सजेशंस। 3B में कुछ और था कि जितना पैसा दिया गया उतना दे भी दिया गया या नहीं। ओके, 6 जो है ना 4 की कंटिन्यूएशन में पढ़ना है आपने। 4 से एरो खींच लें 6 की तरफ। बिफोर एनी ऑर्डर, प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करने से पहले मे मेक अमेंडमेंट्स इन द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस। इस बात की मैंने उर्दू लिखी हुई है। प्रेसिडेंट सूबों के दरमियान पैसे तकसीम होने के कानून को बदल सकता है। क्या मतलब? प्रेसिडेंट सूबों के दरमियान पैसे तकसीम होने के असूल को बदल सकता है। मिसाल के तौर पे पहले सूबों के दरमियान पैसे तकसीम हो रहे थे कि उधर अस्पताल कितने हैं, अब सूबों में पैसे तकसीम हो रहे हैं इस बुनियाद पे कि उधर स्कूल कितने हैं। पहले सूबों में पैसे तकसीम हो रहे थे इस असूल के ऊपर कि सूबा जो है उसमें आबादी कितनी है, अब सूबों में पैसे तकसीम हो रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर कि सूबे में आबादी ना देखी जाए बल्कि यह देखा जाए सूबा कितना रकबा कवर करता है। जो भी असूल हैं आजकल चल रहे उनको प्रेसिडेंट बदल सकता है। बिफोर एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 वाला ऑर्डर सुनाने से पहले प्रेसिडेंट may make amendments in the law of distribution of revenue between federal government and provincial government. Next, साल के दौरान अगर किसी को जरूरत पड़ी पैसों की तो प्रेसिडेंट फिर उसको अलाउ कर देगा। द प्रेसिडेंट may make grants चंदा to the provinces in need of assistance and such grants shall be charged upon FCF. चार्ज अपॉन का मतलब होता है निकाली जाएंगी, तो ये ग्रांट्स FCF से निकाली जाएंगी। यार ये एरो गलत लग गया हुआ है, मादरत। ये एरो, ये वाला एरो, ये एरो, इस एरो को मैं मिटा रहा हूं। ये एरो जो है 161 के लिए है। ओके, अच्छा जी, चलो भाई रिवाइज करते हैं ये सारा। कहानी कुछ ऐसे बनी अब कि प्रेसिडेंट शेल बना एनएफसी, ये हमने पॉइंट 1 में पढ़ा था, पॉइंट 1 में। 2 में पढ़ा था ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, 4 में पढ़ा था प्रेसिडेंट, 4 अगले सफे पे, प्रेसिडेंट शेल गिव ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन बाय एनएफसी। 5 में पढ़ा था एनएफसी सजेशन शेल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस, और 6 में पढ़ा था प्रेसिडेंट कैन मेक चेंज इन लॉज रिगार्डिंग टैक्सेस, रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो प्रेसिडेंट टैक्सेस बांटने के असूलों को बदल सकता है। ये टोटल जरा कहानी की एक समरी सी बनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लफ्ज बाय लफ्ज जो है वो हम इसको रिवाइज कर लें। चलें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफसी घर में बैठे बैठे याद करें। इसमें कौन कौन होगा? ये 5 साल के इंटरवल से बनाई जाएगी, बनाने वाला प्रेसिडेंट होगा, और इसमें कौन कौन होगा? इसके अंदर मेरे भाई मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर होंगे, और कोई बंदा होगा। इसकी ड्यूटीज क्या हैं? जुबानी याद करें उर्दू में 4 ड्यूटीज हैं। कितनी ड्यूटीज हैं?
4 ड्यूटीज हैं। पहली ड्यूटी इसकी क्या है, लेजर लाइट है, नहीं है पहली ड्यूटी इसकी, लेजर लाइट रेंज नहीं हुई। अच्छा, तो पहली ड्यूटी क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, सूबों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान पैसे कितने बांटे जाएंगे। पॉइंट बी, चंदा कैसे दिया जाएगा। पॉइंट सी, जो एक्सरसाइज है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किसी से उधार लेने की ताकत, वो क्या है, और कोई मैटर्स। टैक्सेस जो इकट्ठे किए जाते हैं हुकूमत के पास, वो कहां से आते हैं, वो इन सोर्सेस से आते हैं। 3A और 3B में एडिशन था लॉ में, इसमें ये लिखा हुआ था कि इस साल जो पैसे दिए जाएं पिछले साल से कम ना हो, और 3B में लिखा हुआ था कि ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं इनके बारे में बाई एनुअल रिपोर्ट, यानी हर 6 महीने बाद एक रिपोर्ट बना के पेश की जाएगी। 4 असल है जो कि 2 की कॉन्टिन्यूशन में है। 2 की 4 कहता है कि जब सजेशन दे दी एनएफसी ने इन बातों की तो प्रेसिडेंट ऑर्डर दे, लेकिन प्रेसिडेंट के ऑर्डर में 3 बातें होंगी। कितने पैसे सूबों के दरमियान बांटे जाने हैं, ये पैसे सूबे को बराह रास्त दिए जाएंगे, और सूबे को जो पैसे दे दिए गए वो बाद में एफसीएफ की बास्केट में नहीं डाले जाएंगे। आगे ये है कि सजेशंस ऑफ एनएफसी बोथ हाउसेस के सामने ले बिफोर की जाएंगी, और 6 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट सूबों के दरमियान पैसे बदलने के असूल बदल सकता है, और 7 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट वक्त पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे किसी को चंदा भी दे सकता है। ओके यार, आगे तो कुछ भी नहीं रह गया, आगे तो आसान आसान सी बातें हैं। बस ये 5-10 मिनट में चैप्टर खत्म करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। आप कह रहे होंगे सर 2 सफ़े हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ है ही नहीं इनमें, आसान सी चीजें हैं। नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो बस उर्दू में पढ़ लें जो लिखा हुआ है। अगर गैस निकलने पर गवर्नमेंट कोई ड्यूटी या रॉयल्टी ले, अगर किसी इलाके से गैस निकले और गवर्नमेंट जाके कहे कि मुझे इस पे टैक्स दो, उस इलाके वालों को कहे तुम लोग तो गैस निकाल रहे हो तो मुझे हमें इस पे ड्यूटी दो या हमें इस पे रॉयल्टी दो, हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो पैसे इस सूबे को दिए जाएंगे जहां कुआं था, वो पैसे उस सूबे को दिए जाएंगे जहां कुआं था। अगर गैस निकलने पर गवर्नमेंट को कोई ड्यूटी या रॉयल्टी ले तो फिर वो ड्यूटी या रॉयल्टी उस सूबे के खजाने में जमा हो जाएगी जिस सूबे में यह कुआं था। पढ़ लें। नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स का मतलब है पैसे। नेट प्रोसीड्स छोड़ें, रिसीट्स, रिसीट्स ऑफ ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस, रिसीट ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी इसका नाम है। रिसीट ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी, रिसीट ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस लगाई गई एट वेल हेड। ये ड्यूटी कहां लगाई गई है, कुएं पे। वेल हेड होता है कुआं। एंड ऊपर से मिला के एंड रिसीट्स ऑफ रॉयल्टी, और जो रॉयल्टी लगाई गई है कलेक्टेड बाय फेडरल गवर्नमेंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एफसीएफ, ये एफसीएफ की बास्केट में जमा नहीं कराई जाएंगे। एंड शैल बी पेड टू द प्रोविंस वेयर द कुआं इज लोकेटेड, ये उस सूबे को दे दिए जाएंगे जिस सूबे में ये कुआं मौजूद है। पढ़ें दोबारा। द रिसीट्स ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस जो कि कुएं पे लगाई गई, एंड दोबारा मिला के ऊपर से एंड रिसीट्स ऑफ रॉयल्टी शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एफसीएफ, ये एफसीएफ की बास्केट का पार्ट नहीं बनेगी बल्कि ये दे दी जाएंगी उस सूबे को जहां पे कुआं मौजूद है। आगे पॉइंट बी, पॉइंट बी वही बात लिखी हुई है, सिर्फ इधर लफ्ज चेंज है, ऑयल। द प्रोसीड्स ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी, प्रोसीड का मतलब है पैसे आए। द प्रोसीड्स ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल चार्ज लगाई गई एट वेल हेड शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एफसीएफ एंड शैल बी पेड टू द प्रोविंस वेयर द कुआं इज लोकेटेड। अच्छा, अब अगली बात बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यह है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस जहां बिजली प्रोड्यूस होती है। द प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम बल्क जनरेशन ऑफ पावर बिजली शैल बी पेड टू द प्रोविंस, तो अगर कोई प्रॉफिट कमाया जाए बल्क जनरेशन ऑफ पावर से तो वो भी उस सूबे को दे दिया जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ पावर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजली बेचने से जो पैसे आए माइनस खर्चे। खर्चे क्या होते हैं, खर्चे आपको पता है टैक्सेस, ड्यूटीज, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलिसेंस, चीजों का ऑब्सोलीट हो जाना। तो 161 असल में पता है क्या, नेचुरल गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो भी पैसा कमाया जाएगा ना
वो सूबे को दिया जाएगा, इस पे हुकूमत का हक नहीं होगा, क्योंकि हमारी ब्रॉड हेडिंग पता है क्या चल रही है, हमारी ब्रॉड हेडिंग चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। इसमें पहली बात हमने 160 पढ़ी है, दूसरी 161, 162 उर्दू में पढ़ें। प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर ये पास नहीं हो सकते, ये पास नहीं हो सकते से लिख देते हैं यहां पे, ये बिल पास नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर ये बिल पास नहीं हो सकते। नंबर 1, ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे सूबे को जाते हैं, ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे सूबे को जाते हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, नेचुरल गैस के ऊपर कोई टैक्स लगा दिया, उसके पैसे सूबे को जाने हैं, इस टैक्स लगाने के असूल प्रेसिडेंट को बता के बनेंगे। ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे सूबे को जाते हैं, और सूबों में पैसों की तकसीम होने के असूल वो ऊपर आपसे बात कर लिए। इस किस्म का कोई बिल पास नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट से अप्रूवल ना हो जाए। प्रेसिडेंट को बड़ी पावर है, आपको पता ही नहीं। प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इजाजत की जरूरत है। प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच प्रोविंसेस आर इंटरेस्टिंग। अफेक्टिंग टैक्सेशन, ऐसे टैक्स जिनको लगाने से सूबे का इंटरेस्ट है, यानी सूबे को उसके पैसे जाने हैं। फॉलोइंग बिल्स विल नॉट बी मूव्ड इन नेशनल असेंबली without the sanction of president. A bill which imposes or varies a tax, the पैसे of which is allocated to province, जिसके पैसे सूबे को जाने हैं। वेरीज मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब तो कई सालों से बदला नहीं है, अगर बदलना चाहें तो प्रेसिडेंट से इजाजत लेंगे। और तीसरा पॉइंट, अफेक्ट द असूल ऑन विच मनीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोविंसेस, जैसे आपसे पहले बात हुई है, किन बुनियादों पे सूबों के दरमियान पैसे तकसीम किए जाने हैं। ओके, अब ये कुछ प्रोविंसेस को इजाजत दी जा रही है, प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशंस, कि वो प्रोफेशनल सीएस वगैरह पे कोई टैक्स वगैरह अपने इलाके में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ट्रेडर्स वगैरह पे भी लगा लेते हैं एटसेट्रा, इसलिए लिखा हुआ है। अब प्रोविंशियल असेंबली में इम्पोज टैक्सेस नॉट एक्सीडिंग लिमिट्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन पर्सन्स एंगेज इन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, एम्प्लॉयमेंट। प्रोविंशियल असेंबली टैक्स लगा सकती है प्रोफेशन वालों पर एटसेट्रा। ग्रांट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, फेडरेशन और प्रोविंस में मेक ग्रांट फॉर एनी पर्पस। ये पता नहीं इसमें से क्या सवाल बनेगा, एज इट इज इंग्लिश याद कर लीजिएगा, सेक्शन की हेडिंग याद कर लीजिएगा। हाँ, अगली बात मजे की है जी, एग्जेम्पशंस ऑफ सर्टेन पब्लिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम टैक्स। ये पहले उर्दू में मैं पढ़ूंगा 1 2 3। फेडरल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी या अपनी किसी भी इनकम पर सूबे को टैक्स जमा नहीं कराएगी। फेडरल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी या अपनी किसी इनकम पर सूबे को टैक्स जमा नहीं करवाएगी। मिसाल के तौर पे फेडरल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, उससे किराया आ रहा है, किसी सूबे में होगी, तो उससे जो किराया आ रहा है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स अगर है तो वो ये नहीं सूबे की गवर्नमेंट कहेगी कि यार इस पर टैक्स लगाओ और मुझे टैक्स जमा कराओ। फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी। फेडरल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज पे टैक्स जमा या अपनी इनकम्स पे सूबे को टैक्स जमा नहीं कराएगी। ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट के कोई जाके इनकम कमा रही है किसी सूबे में तो फेडरल गवर्नमेंट तो उस सूबे की हुकूमत को टैक्स जमा करा दे। फेडरल गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लगाया है बिजनेस का, उससे जो प्रॉफिट आया सूबे की गवर्नमेंट कहे मुझे टैक्स दो।
तो इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, वो अगर बलोचिस्तान में जाके कोई काम करती है तो बलोचिस्तान वाले ये नहीं कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट आ गए हो, इमरान खान तुम इधर आए हो, चलो टैक्स दो। सिमिलरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी और इनकम। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पे या किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं देना पार्लियामेंट को। और प्रोविंशियल असेंबली ऑफ अदर प्रोविंस, पंजाब वाले इस्लामाबाद में चले जाएं, मजलिस शूरा पार्लियामेंट से मुराद पंजाब वाले इस्लामाबाद में चले जाएं, या पंजाब वाले किसी और सूबे में जाके कोई काम करें तो उन्होंने उस सूबे वालों को या हुकूमत को टैक्स नहीं देना। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि एक सूबा दूसरे सूबे में जाके बिजनेस नहीं कर सकता। फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये नहीं है, सिर्फ सूबों के लिए। एक सूबा दूसरे सूबे में जाके बिजनेस नहीं कर सकता। इफ एनी ट्रेड और बिजनेस, अगर कोई ट्रेड और बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट आउटसाइड द प्रोविंस, सूबा दूसरे सूबे में जाके बिजनेस कर रहा है, दैट इनकम मे बी टैक्स्ड अंडर द पार्लियामेंट। सूबा अगर इस्लामाबाद जाके बिजनेस करे तो भी टैक्स लग सकता है, और किसी और सूबे में जाके बिजनेस करे तो भी टैक्स लग सकता है। चलें जी सारा पढ़ें। 1, फेडरल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी या अपनी इनकम पर सूबे को टैक्स नहीं देगी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी या अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देगी, चाहे कोई कानून पार्लियामेंट ने या किसी और सूबे ने बनाया हो, फिर भी नहीं देगी। ओके, अगर सूबा अपनी हदूद से बाहर बिजनेस करे, कैपिटल गेन नहीं, प्रॉपर्टी इनकम नहीं, अगर सूबा दूसरे सूबे में जाके बिजनेस करे तो टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंग्लिश दोबारा पढ़ें। हेडिंग एग्जेम्पशंस ऑफ सर्टन पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम, पब्लिक प्रॉपर्टी मींस हुकूमत की जायदादें। फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स जमा नहीं कराना अपनी किसी भी जायदाद या अपनी किसी भी इनकम पर किसी सूबे को। सूबे ने टैक्स जमा नहीं कराना अपनी किसी जायदाद या अपनी कैपिटल गेन इनकम, प्रॉपर्टी इनकम वगैरह, डिविडेंड इनकम वगैरह पे हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स जमा नहीं कराना या किसी और सूबे को टैक्स जमा नहीं कराना। लेकिन अगर एक सूबा दूसरे सूबे में जाके बिजनेस कर रहा है या इस्लामाबाद जाके बिजनेस कर रहा है तो फिर पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबलीज उन पे टैक्स लगा सकती हैं। However, फी फॉर सर्विसेज कैन बी इम्पोज्ड, अगर एक सूबा दूसरे को सर्विसेज वगैरह दे तो फिर उस पर टैक्स लग सकता है। सर्विसेज पर टैक्स या फीस कोई भी लगा सकता है, सूबे आपस में एक दूसरे को सर्विसेज देते रहते हैं, उस पर टैक्स लग सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन इनकम वगैरह एक दूसरे सूबे में जाके कमाए फिर नहीं। ओके, लास्ट बात जी, अगली बातें तो वो कोई नहीं इतने पढ़ने वाले नहीं, आप खुद ही पढ़ेंगे। लास्ट बात इस चैप्टर की 165A, पावर ऑफ मजलिस शूरा टू इम्पोज टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टन कॉर्पोरेशन। इतना आसान चैप्टर है, 7 बातें आपको याद हो रही हैं, मैं भी रिवाइज कराऊंगा इंशाल्लाह, बस आपने थोड़ी हिम्मत करके उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। पावर ऑफ मजलिस शूरा टू इम्पोज टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टन कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा। भाई ये बड़ी अजीब सी बात है कि हुकूमत कहीं भी जाके काम कर ले, हुकूमत ने टैक्स नहीं जमा कराना होता, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई कंपनी बना के काम करे तो फिर उस कंपनी ने टैक्स जमा कराना पड़ेगा। मजलिस शूरा कैन मेक लॉ फॉर चार्जिंग ऑफ टैक्स on income of a company established or owned or controlled by federal or provincial government। तो हुकूमतों को मशवरा यह दिया जाएगा कि अपने एंड से ही काम चलाएं इधर उधर। जैसे फेडरल गवर्नमेंट हमने पढ़ी थी कि किसी सूबे में जाके कुछ भी कर ले टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर वो कोई कंपनी बना के काम शुरू करना लग जाए फिर टैक्स देना पड़ सकता है। तो पावर ऑफ मजलिस शूरा टू इम्पोज टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ सर्टन कंपनीज, ऑर्डर ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम और हाई कोर्ट अगेंस्ट अबव प्रोविजन शैल बी वॉइड। अगर किसी कोर्ट ने पॉइंट 1 के खिलाफ फैसला सुना दिया तो कोर्ट के फैसले को फाड़ के फेंक दिया जाएगा और उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा।
यानी कोर्ट के फैसले की हैसियत नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ कोर्ट अगेंस्ट अबव प्रोविजन शैल बी वॉइड। इसमें ये ना कहिएगा ये तो बहुत बड़ा चैलेंज किया जा रहा है, छोड़ें इस बात को। तो लिखें कोर्ट भी ये नहीं कह सकता, कोर्ट कंपनी को ये नहीं कह सकता कि टैक्स जमा ना कराओ, कंपनी को जमा कराना पड़ेगा। कोर्ट कंपनी को ये नहीं कह सकता, भाई लिखा हुआ ऊपर ठहरे, मजलिस शूरा कानून बना सकती है कि इसकी, ये इसकी लिखा हुआ है, मजलिस शूरा कानून बना सकती है कि इसकी बनाई हुई या ओन की हुई कंपनी, मजलिस शूरा कानून बना सकती है कि इसकी नहीं, ये इसकी नहीं, कि फेडरल गवर्नमेंट की, इसको कह लें फेडरल गवर्नमेंट की। मजलिस शूरा कानून बना सकती है कि फेडरल गवर्नमेंट की बनाई हुई या ओन की हुई कंपनी टैक्स देगी। कोर्ट का फैसला इसके अगेंस्ट मुस्तरद कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इसके खिलाफ कोई फैसला दे दिया तो वो फारिग है, कोर्ट के फैसले की भी हैसियत नहीं है। आगे कुछ भी नहीं, आगे सिंपल कुछ थ्योरी सी है, ये मैं एंड पे आपको बता दूंगा इसका क्या करना है। ये कुछ टैक्सेस हैं, इनके आपने सिर्फ नाम याद कर लेने हैं छोटे छोटे। चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ, इसमें रिवीजन करते हैं शुरू, फिर पास पेपर करते हैं। एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन, ओह इसकी का रिवीजन करानी है, ये तो आपको याद, ताज़ा याद है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनमें कौन कौन से लोग हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, हुकूमत टैक्सेस कहां कहां से इकट्ठे करती है। प्रेसिडेंट के ऑर्डर में हमने 3 बातें पढ़ी थी और आगे 2-3 बातें पढ़ी थी, वो आसान थी। 161 से रिवीजन शुरू करते हैं। 161, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाँ यहां पे यार एक चीज मैं बताता चलूं, इनको आपने मिक्स नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफसी और ड्यूटीज ऑफ एनएफसी। एनएफसी सूबों में पैसे तकसीम करने का बहुत बड़ा काम करती है और एनएफसी में ये लर्नेड किस्म के लोग बैठे होते हैं। इसको आपने मिक्स नहीं करना। जो हमने कल पढ़ा था फाइनेंस कमेटी जाते जाते 88 वाला, फाइनेंस कमेटी से मिक्स नहीं करना। ये तो ये था ना कि सेक्रेटेरिएट्स ऑफ पार्लियामेंट, नौकरियां कैसे देनी है, ये हेडिंग याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। अच्छा, फाइनेंस कमेटी और एनएफसी फर्क है। फाइनेंस कमेटी का तो बहुत छोटा सा काम है। फाइनेंस कमेटी का क्या काम है, फाइनेंस कमेटी का काम है दोनों के खर्चे जैसे बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह मैनेज करना। इसमें तो कौन बैठा होता है, इसमें तो वो बैठे होते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देख लें इसका और ड्यूटीज भी देख लें, इसकी ड्यूटीज भी देख लें, इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लें। ये पॉइंट 2 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन है और द एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल असेंबली शैल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट एक्टिंग ऑन एडवाइस ऑफ फाइनेंस कमेटी। ये इसकी ड्यूटी है कि इसने खर्चों का रिकॉर्ड रखना है। तो इनको मिक्स नहीं करना आपने। फाइनेंस कमेटी का काम है सिर्फ नेशनल असेंबली और सेनेट की बिजली के बिल वगैरह इन चीजों का ध्यान रखना, और वो तो बहुत बड़ा काम कर रहा है एनएफसी के करीब। एनएफसी तो करीब नहीं लगने देता आपने फाइनेंस कमेटी को, एनएफसी तो बला है। अच्छा जी, हाँ 161 भाई 161 ये है कि मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। द प्रोसीड ऑफ ड्यूटी चार्ज एट वेलहेड, ड्यूटी लगा के जो पैसे आए कुएं से और रॉयल्टी इकट्ठी करके जो पैसे आए वो आप एफसीएफ के बजाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दें जहां वो कुआं है। बी में भी वही बात की हुई है ऑयल के लिए, और आगे भी वही बात की हुई है बल्क जनरेशन ऑफ पावर के लिए। रॉयल्टी की जगह यहां प्रॉफिट्स का लफ्ज यूज किया। प्रेसिडेंट की सैंक्शन के बगैर ये बिल्स पास नहीं हो सकते, नेशनल असेंबली में मूव ही नहीं हो सकते। कौन कौन से? ऐसे बिल्स जिनकी बुनियाद पे सूबों में पैसे तकसीम होने हैं, ऐसे बिल्स जो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब बदल दें, और ऐसे बिल्स जो सूबों में तकसीम करने पैसे के तकसीम करने के असूल बदल दें। 165, फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स जमा नहीं करवाना अगर वो किसी सूबे में जाए, सूबे ने टैक्स जमा नहीं करवाना अगर वो इस्लामाबाद चले जाए या किसी सूबे में जाए। लेकिन अगर सूबा दूसरे सूबे में जाके बिजनेस कमाए तो उसने टैक्स जमा कराना है।
अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई कंपनी बना के काम करे तो उस कंपनी ने टैक्स जमा कराना है। आसान आसान सी सारी बातें थी। अच्छा, ये ना दो लिस्ट्स हैं, दो लिस्ट्स। इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको। पावर ऑफ फेडरेशन टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेस। फेडरेशन होती है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस लगाएगी? एरियाज वेयर बाय फेडरल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट टू लेवी टैक्सेस। एरिया जहां फेडरल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट, लॉ बनाएगी टू लेवी टैक्सेस। और नीचे है सफे के एंड पे, पावर्स ऑफ प्रोविंसेस टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेस। वो एरियाज जहां सूबे टैक्स लगा सकते हैं। तो लॉ मेकर ने अलग अलग करके बता दिया है क्या क्या बाउंड्रीज हैं फेडरल गवर्नमेंट की टैक्स लगाने की और क्या क्या बाउंड्रीज हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की टैक्स लगाने की। ये सिर्फ आपने 4-5 दफा पढ़ लेनी है और मोटे मोटे नाम इनमें याद रख लेने हैं। फेडरल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं? फॉलोइंग एंट्रीज इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ये शेड्यूल टाइप एक चीज है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट एक हुकूमत ने बनाई हुई है। फॉलोइंग एंट्रीज, एंट्रीज होती हैं लिस्ट। फॉलोइंग लिस्ट इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिलेट्स टू टैक्सेस और फॉलोइंग आर द टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज्ड बाय फेडरेशन। फेडरेशन ये टैक्सेस लगा सकता है, यानी फेडरल हुकूमत ये टैक्सेस लगा सकती है। ड्यूटीज ऑफ कस्टम, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग सॉल्ट, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे तो टैक्स नहीं लगाना ना। टैक्स ऑन कॉर्पोरेशंस, टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स, टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, टैक्स ऑन मिनरल ऑयल, टैक्सेस एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट। टर्मिनल टैक्सेस कोई होते हैं, ये गाड़ियों वगैरह के लिए, रेलवेज के लिए। अच्छा, आईकेप ने बड़ा एक काम किया। ये वाले जो टैक्सेस है ना, देखिएगा देखिएगा हाईलाइटर, इन वाले टैक्सेस को आईकेप ने लिखा यहां, इन वाले टैक्सेस को आईकेप ने लिखा यहां और फिर बता दिया कि इन वाले टैक्सेस के नाम क्या बन चुके हैं पाकिस्तान में। ये आईकेप ने काम किया। अब ये वही लिस्ट है जो रिपीट हो रही है। क्या हेडिंग, क्या हेडिंग पढ़ो, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ फेडरेशन, लॉ इनेक्टेड देयर अंडर। उसकी रोशनी में कौन सा लॉ बन चुका है? तो ऊपर जो हमने पढ़ा टैक्सेस अदर देन एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन कॉर्पोरेशन, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, इस टैक्स का नाम है इनकम टैक्स। सेल परचेज पे चीजों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स है इसका नाम है सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज और कस्टम एक्ट। और कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बस ये हैं कुछ टैक्सेस कि ये इन पे टैक्स बन चुका है कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये टैक्सेस के नाम भी उसने बता दिया आपको, इनको भी 2-3 दफा पढ़ लीजिएगा। हाँ, पावर ऑफ प्रोविंसेस टू लेजिस्लेट ऑन टैक्स। सूबे वाले कौन से टैक्सेस लगा सकते हैं? अल्लाह अकबर, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाते हैं सूबे वाले, लग्जरी घरों पे लगा सकते हैं, कुछ कुछ इलाकों में लगा भी रहे हैं। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स टीसीएस वगैरह वाला प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे टैक्स लगा सकते हैं, लग्जरी गाड़ियों पे टैक्स लगा सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल सीएस वगैरह पे टैक्स लगा सकते हैं। सूबे प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस लगा सकती है और फेडरल गवर्नमेंट कौन से टैक्स लगा सकती है? ये असल बात है। पावर ऑफ फेडरेशन टू लेजिस्लेट टैक्सेस या फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट या एरियाज वेयर फेडरल गवर्नमेंट कैन लगा टैक्सेस एंड एरिया वेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन लगा टैक्सेस। एक और भी जगह है टैक्सेस लगाने की, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, वो है पार्लियामेंट। इसमें कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। पार्लियामेंट किन चीजों पे टैक्स लगा सकती है? ये हमने पढ़ा था पॉइंट 3 में, टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इन चीजों पे टैक्स लगा सकती है, ये तकरीबन सेम ही है। फेडरल गवर्नमेंट इन चीजों पे टैक्स लगा सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन पे टैक्स लगा सकती है। बस तीनों को अलग अलग याद रखना है। आपने ये नहीं सोचना अच्छा ऐसा क्यों है कि इधर ये चीज लिखी है उधर ये चीज, ऐसा नहीं सोचना। बस 3 अलग अलग याद कर लें। उन पे पार्लियामेंट टैक्स लगा सकती है, इन पे फेडरल गवर्नमेंट, इन पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पास पेपर्स सारे करने हैं यार, आज टाइम लग जाए कोई 3-4 घंटे तो परेशान नहीं होना। आपने सारे पास पेपर आज करने हैं, लूट मचा देनी है। ओह, है ही 4-5। शुरू करते हैं यार। बेशक आप पॉज करके सारे कर लें।
चलें, मेरे साथ चल रहे हैं, आपकी मर्जी है। बेशक पॉज करके सारे पास पेपर कर लें फिर अटेंड हो। लिस्ट द टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। बोलो जी, फेडरल गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस लगा सकती है? ये जो आखिरी पेज पे पड़े, ये किताब का पेज है 13 है ना, एरियाज वेयर फेडरल गवर्नमेंट कैन लगा टैक्सेस, ये सारे लिख के आएंगे। 43, 44 ये नंबरिंग है, वहां लिस्ट से उठाई हुई इन्होंने, इसलिए नंबरिंग चेंज नहीं की हुई। डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी। ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, पेज 11, ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, ये 160 का 2, 160 का 2। What do you understand by FCF? Enumerate the expenditures which are charged upon FCF. आपको FCF का मतलब आता है, और वो कौन से खर्चे हैं जो FCF से पे किए जाते हैं? 8 नंबर गए। What do you understand by FCF? मेरे ख्याल से हमें तो काफी अंडरस्टैंडिंग है, तो सारी लिखा है पूरा 78। What do you understand by FCF? 78. Enumerate the expenditures which are charged upon FCF. Expenditure charged upon FCF 81 में लिखे हुए हैं। इसका जवाब बनेगा 81। दोनों मांगे इसलिए 8 नंबर है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 160 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमने तो नंबर याद नहीं है यार, आई कैप ना करो ऐसा, आगे कोई ऐसी बात करो कि हमें पता चल जाए। ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी। आपने कहा नहीं समझ आया, फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी का मतलब। कहते हैं यार हु मे बी द मेंबर्स ऑफ सच कमीशन। सवाल वही है, दो सवाल नहीं है। कहते हैं मुझे बता दो जरा हु मे बी द मेंबर्स ऑफ एनएफसी। वो 160 का 1 लिखा ना, 160 का 1। लिस्ट एनी 5 टैक्सेस which can be imposed by federation as provided in federal legislative list। यार ये फेडरेशन और फेडरल गवर्नमेंट एक ही बात है। क्वेश्चन 4 और 1 का ये एक ही चीज है। लिस्ट टैक्सेस which can be imposed by federation। ओहो, यहां से तो आपने पढ़ा ही नहीं, यहां से पढ़ा आपने। लिस्ट टैक्सेस which can be imposed by federation, आखिरी सफा। ये 43 से 53 दो। State the duties of NFC, repetition। List taxes and duties which may be raised under the authority of parliament। फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, ये वाला सफा नहीं, पेज 13 नहीं। Which can be raised under the authority of parliament, ये आएगा पेज 11 का, इसमें 160 का 3, 160 का 3। पार्लियामेंट कौन से टैक्स लगा सकती है? इसका जवाब बन जाएगा 160 का 3। Also list various taxes which are covered under legislation of provinces। ये बताओ। Also tell various taxes which are covered under the power of provinces। ये power of provinces to legislate on taxes, सफे का एंड, पेज 13 का एंड, पेज 13 का एंड। लिस्ट 5 टैक्सेस which can be imposed by federal government। ये क्वेश्चन 1 का ए भी यही था। NFC has duty to make suggestion to president with regard to finance related matters। You are required to list such suggestions। NFC ने suggestions देनी होती हैं प्रेसिडेंट को, वो suggestions बता दें कौन सी हैं। suggestions बताओ जो NFC ने देनी होती हैं प्रेसिडेंट को। suggestions बताओ जो, ना यार 5 नहीं, suggestions जो NFC ने प्रेसिडेंट को देनी होती हैं। पढ़ो जरा 2 की पहली लाइन। It shall be the duty of NFC to make suggestion to president। Suggestions जो NFC ने प्रेसिडेंट को देनी होती हैं, वो ड्यूटीज ऑफ NFC पूछ रहे। जरा डिफरेंट तरीके से अंग्रेजी लिखी है इसने। पहले 3 चैप्टर में से 10 नंबर का सवाल आ जाता है ना। State the taxes and duties which may be raised in the authority of parliament। ये वो पार्लियामेंट वाले।
रिपीट हो रहे हैं पास्ट पेपर्स। ये वो पार्लियामेंट वाले किधर रह गए यार, पार्लियामेंट वाले, ये यार पार्लियामेंट वाले, टैक्सेस रेज बाय पार्लियामेंट। अगेन फेडरेशन वाले और प्रोविंसेस वाले भी बताने हैं, अंडर द स्कोप ऑफ फेडरेशन और प्रोविंसेस लास्ट पे, लेकिन आप थोड़े से लिख के आएंगे क्योंकि नंबर्स 6 हैं टोटल, 2 2 3 3 नंबर है। इट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2